हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका यूनिवर्सल फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। मैं महताब अनवर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज 11th क्लास का फर्स्ट क्लास है, तो हम आज इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे और इंट्रोडक्शन क्लास में आपको हम साइंस से इंट्रोड्यूस कराएंगे यानी साइंस से रूबरू कराएंगे। साइंस वर्ड कहाँ से आया है, किस वर्ड से आया है, किस पर्पज से बना है, ये साइंस का मीनिंग क्या होता है, ये हम सब आपको बात बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस का इंट्रोडक्शन हम यहाँ करेंगे। बच्चों ध्यान दो, ये साइंस वर्ड किस वर्ड से आया है? ये साइंस वर्ड एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से बना है। ये साइंस वर्ड एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से बना है, जिसका मीनिंग इंग्लिश में टू नो होता है, अरबी में इल्म होता है और संस्कृत में विज्ञान होता है। और टू नो, इल्म और विज्ञान तीनों का मीनिंग हिंदी में होता है जानना। टू नो से ही बना है नॉलेज, मीन्स जानकारी। तो हम आपको ये साइंस वर्ड जो आया है लिखेंगे, द वर्ड साइंस comes from a Greek word, scientia, means to know, in English इल्म, in Arabi and विज्ञान in संस्कृत। ये साइंस वर्ड जो है कहाँ से है? कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड है। वो ग्रीक वर्ड का नाम है साइंसिया। आप देखिएगा एनसीईआरटी की बुक में साइंसिया को साइंटिया भी लिखा रहता है। साइंटिया भी लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं साइंसिया। इसका मीनिंग इंग्लिश में होता है टू नो, इंग्लिश में होता है टू नो, और अरबी में होता है इल्म एंड संस्कृत में होता है विज्ञान। संस्कृत में होता है विज्ञान। ये टू नो, इल्म और विज्ञान तीनों का मीनिंग हिंदी में होता है जानना। हिंदी में होता है जानना। हिंदी में होता है जानना। तीनों का मतलब एक ही होता है, जानना। टू नो से बना है नॉलेज। इससे क्या बना है? नॉलेज मीन्स जानकारी। इससे बना है नॉलेज मीन्स जानकारी। तो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी दो तरह से होती है। कितनी तरह से होती है? दो तरह से होती है। उसी जानकारी को जब हम सिस्टमैटिक तरीक़ा से सजा देते हैं तो उसको कहा जाता है साइंस। किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें दो तरह से होती है, एक तो देखने से और दूसरा प्रयोग करने से यानी एक्सपेरिमेंट से। किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जानकारी हमें देखने से होती है या प्रयोग करने से होती है। जैसे आप ताश का खेल नहीं जानते हैं, प्लेइंग कार्ड खेलना नहीं जानते हैं, लेकिन रोज़ ताश खेलने वालों के बीच आप बैठिएगा और ताश के खेल को देखिएगा तो कुछ दिन के बाद उस ताश के खेल के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप क्रिकेट का खेल नहीं जानते हैं, लेकिन रोज़ क्रिकेट का खेल आप देखिएगा तो आपको उस क्रिकेट के खेल के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी जानकारी हासिल हो जाएगी।
तो हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन से भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, किसी किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जानकारी देखने से नहीं होती है, उसको एक्सपेरिमेंट करने से होता है। तो एक्सपेरिमेंट करने से भी नॉलेज होता है। तो देखने या एक्सपेरिमेंट करने से जो नॉलेज प्राप्त होता है उसको जब हम क्रमबद्ध तरीक़ा से सिस्टमैटिक वे में सजा देते हैं उसको कहा जाता है साइंस। तो साइंस का यहाँ डिफिनीसन हम बताएं। साइंस कहाँ से आया है, कि सब्जेक्ट से बना हुआ है, ये आपने देखा, ये क्लियर हो गया। तो अब डिफिनीसन हम देखते हैं साइंस का डिफिनीसन। आइए हम साइंस का डिफिनीसन यहाँ लिख दें कि साइंस किसे कहते हैं। The knowledge gained by observations or experiments when it's arranged in a systematic way is called science. Is called साइंस। यहाँ डिफिनीशन कहता है द नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, देखने से नॉलेज प्राप्त, और या एक्सपेरिमेंट्स व्हेन इट्स अरेंज, उसको अरेंज कर दिया जाए इन अ सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध तरीक़ों से सजा दिया जाए, उसको कहा जाता है साइंस। तो आपने देखा कि साइंस ऑब्जर्वेशन से भी प्राप्त होता है। अभी हमने बताया ऑब्जर्वेशंस की बात आई तो एक ज्ञान, एक नॉलेज ऑब्जर्वेशन से हुआ था। आपने नाम सुना होगा जेम्स वाट। जेम्स वाट साहब का नाम आपने सुना होगा पहले, या सुना है? नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि आपके यहाँ या वर्ल्ड में पहले स्टीम इंजन चलती थी। स्टीम इंजन का निर्माण, स्टीम इंजन का खोज किसने किया? जेम्स वाट साहब ने किया था। कैसे? एक दिन उनके घर में खाना बन रहा था। ये जेम्स वाट साहब उस खाना बनते हुए बर्तन को देख रहे थे। उनके घर में एक चूल्हा पर बर्तन रखा हुआ था और उसमें खाना बन रहा था। जेम्स वाट साहब यहाँ से बैठकर देख रहे थे। जेम्स वाट साहब देख रहे थे। देख क्या रहे थे कि जब खाना पक रहा था तो इस बर्तन के ऊपर जो ढक्कन है वो बार बार ऊपर की ओर उठ रहा है। तो जेम्स वाट साहब ने क्या किया कि एक पत्थर इस ढक्कन के ऊपर इन्होंने रख दिया। फिर कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि ढक्कन उठ गया। फिर एक उससे बड़ा पत्थर रखा। थोड़ा देर के बाद देखा फिर ढक्कन उठ गया। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा पत्थर इस पर रख दिया। बहुत बड़ा पत्थर रखने के बावजूद भी ये ढक्कन कुछ देर के बाद ऊपर की ओर उठा। तो जेम्स वाट साहब ने ये देखा कि ये ढक्कन उठ गया, इसका मतलब कि इसमें से जो भाप निकल रहा है, इसमें से जो स्टीम निकल रहा है, उस स्टीम में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, यानी उस स्टीम से बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। और जेम्स वाट साहब ने स्टीम इंजन का निर्माण कर डाला। तो क्या जेम्स वाट साहब से पहले किसी ने अपने घर में खाना बनते हुए नहीं देखा था? देखा था, लेकिन किसी ने उस पर सोचा नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं साइंटिस्ट की सोच और आम आदमी की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। साइंटिस्ट के देखने की नज़रिया, सोचने की नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे आप सुने होंगे कि सर आइजक न्यूटन, यानी न्यूटन साहब अपने बगीचे में बैठे थे, सेब के बगीचे में तो बैठे थे, तो उन्होंने ये देखा कि एक सेब टूटकर नीचे की ओर गिरा। तो वो सोचे कि आखिर ये सेब जो गिरा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया।
और उन्होंने किसका पता लगाया कि ये जो सेब गिरा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ किसी भी सब्जेक्ट को अपनी ओर एक फोर्स से खींचती है जिसको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। उसका खोज किसने किया? सर आइजक न्यूटन ने किया। तो क्या न्यूटन से पहले किसी ने बगीचे में आम या सेब को टूट कर गिरते हुए नहीं देखा था? देखा था, लेकिन किसी ने उस पर सोचा नहीं था। सर आइजक न्यूटन ने उस पर सोचा और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या किया? खोज किया। तो हमारे साइंटिस्ट इस पूरे संसार में नेचर भी खेल खेलती है, घटना घटाती है, तो उसके पीछे भी कोई लॉ रहता है जो साइंटिस्ट दिन रात खोज में लगे रहते हैं। आइए हम देखते हैं अब साइंस का बड़ा। साइंस का डिफिनीशन आपने देखा, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, नॉलेज ज्ञान किया जाता है, उसी को क्या कर दिया जाता है? सिस्टमैटिक वे में सजा दिया जाता है, उसको साइंस कहा जाता है। अब साइंस कितने प्रकार के होता है? साइंस का टाइप देखते हैं। ब्रांचेज ऑफ साइंस तो बहुत है, लेकिन साइंस को मेनली 2 ब्रांचेज में बांटा गया है। साइंस को कितने ब्रांच में बांटा गया है? 2 ब्रांचेज में बांटा गया है। साइंस को मेनली 2 ब्रांच में बांटा गया है। एक ब्रांच को कहा गया है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरे ब्रांच को कहा गया है बायोलॉजिकल साइंस। दूसरे को कहा गया है बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। इसका डिफिनीशन लिख दें। फिजिकल साइंस is the branch of science in which we study about non-living थिंग्स। एग्जाम्पल हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस biological science is the branch of science in which we study about living things। इसके अंतर्गत हम लोग लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जूलॉजी, बॉटनी, ऑर्निथोलॉजी एक्सेट्रा। आप देख लिए कि बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, जबकि फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी किया जाता है। इसका ये ब्रांचेज है और इसका ये जूलॉजी में आप जानते हैं कि इसका स्टडी किया जाता है, जीव जंतु के बारे में स्टडी किया जाता है, जबकि बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। एक यहाँ टर्म्स आया है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी
बायोलॉजिकल साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, चिड़ियों के बारे में स्टडी किया जाता है। आगे हम अभी आपको पढ़ाएंगे, जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जो यहाँ दिया गया है। फिजिक्स किसका ब्रांच है? फिजिकल साइंस का ब्रांच है, यानी फिजिक्स में भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का ही स्टडी करते हैं। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि फिजिकल साइंस का ये कौन कौन सा ये है। फिजिक्स के बारे में हम पढ़ाते हैं। फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया है, और फिजिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दे दें। तो फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स, जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स, जिसको डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। फिजिक्स वर्ड जो आया है लैटिन वर्ड से आया है। द वर्ड physics comes from a Latin word physis। फिजिक्स वर्ड किससे बना है? फ्यूजिस से बना है। इसका मीनिंग होता है मीन्स नेचर। इस फ्यूजिस का मीनिंग होता है नेचर। फ्यूजिस लैटिन वर्ड है और ये फ्यूजिस से फिजिक्स बना है। फ्यूजिस का मीनिंग होता है नेचर, यानी प्राकृतिक। तो इस फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमेना के बारे में। नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर से रिलेटेड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। यानी नेचर कोई भी घटना घटाती है, नेचर कोई भी प्राकृतिक खेल खेलती है तो उसके पीछे लॉ रहता है। आप जानते हैं बच्चा से लेकर बूढ़ा तक इस वर्ल्ड में कोई ऐसा खेल नहीं है जो बिना नियम का होता होगा। बिना नियम का कोई खेल नहीं होता है। नेचर भी खेल खेलती है, उसमें भी नियम रहता है। तो हमारे साइंटिस्ट लगे रहते हैं उसी नियम को ढूंढने में कि ये किस नियम के तहत ये घटना घटा। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो इसका डिफिनीशन है, हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। यानी फिजिक्स क्या है? फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए हम इसका डिफिनीशन यहाँ दे दें। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which we study about natural phenomena। यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। ये फिजिकल साइंस का क्या है? ब्रांच है। फिजिक्स जो है फिजिकल साइंस का ब्रांच है और इसमें हम स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमेना के बारे में। यानी फिजिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे वह नेचुरल फिनोमेना के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसीलिए फिजिक्स को कहा जाता है फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस है। तो नीचे हम लोग एरो दे के लिख लेंगे फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस है। फिजिक्स एरो दे के लिखिएगा नीचे।
फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। फिजिक्स क्या है? एक नेचुरल साइंस है। फिजिक्स इज अ बेसिक साइंस। फिजिक्स को कहा गया है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस, फिजिक्स इज अ बेसिक साइंस। तो इसको बेसिक साइंस क्यों कहा गया है? फिजिक्स को बेसिक साइंस इसलिए कहा गया है कि अगर साइंस से फिजिक्स को अलग कर दिया जाए तो साइंस का कोई मायने नहीं रह जाएगा, फिजिक्स का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जैसे आदमी के शरीर से बैकबोन हटा दिया जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? खड़ा नहीं हो सकता है, आदमी चल नहीं सकता है। इसीलिए आदमी का जो बैकबोन है वह पीछे के रीढ़ की हड्डी है। आदमी का बैकबोन जो है वो पीछे के रीढ़ की हड्डी है। और साइंस का बैकबोन फिजिक्स को कहा जाता है। साइंस का बैकबोन क्या है? फिजिक्स है। अगर फिजिक्स को हटा दिया जाए तो साइंस का कोई मायने नहीं रह जाएगा, साइंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए फिजिक्स इज अ बेसिक साइंस। फिजिक्स ने बनाया माइक्रोस्कोप। फिजिक्स ने क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। फिजिक्स ने बनाया टेलीस्कोप। लेकिन फिजिक्स ने बनाया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। डेवलपमेंट किसका हुआ? माइक्रोस्कोप जब तक नहीं बना था तब तक ये पता नहीं लगा था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइक्रोस्कोप जब बना तो पता चला कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इससे जूलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इससे किसका डेवलपमेंट हो गया? जूलॉजी का डेवलपमेंट हो गया। टेलीस्कोप जब तक नहीं बना था, अंतरिक्ष की चीज़ों को, बहुत ज़्यादा दूर तक चीज़ों को नहीं देखा जाता था। इसके बनने से किसका डेवलपमेंट हुआ? ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए कहा गया है कि फिजिक्स इज अ बेसिक साइंस, यानी फिजिक्स साइंस के अदर ब्रांचेज को डेवलप होने में मदद करता है। फिजिक्स साइंस के अदर ब्रांचेज को डेवलप होने में मदद करता है। अब फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा गया है? वैसे फादर ऑफ फिजिक्स 3 आदमी को कहा जाता है। कोई कोई सर आइजक न्यूटन को ही कह देते हैं। यहाँ पर सर आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, and Galilei are father of physics। ये तीनों सर आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। कोई ज़्यादातर वर्क सर आइजक न्यूटन ने फिजिक्स में किया है, इसीलिए इन्हीं को ज़्यादातर लोग फादर ऑफ फिजिक्स मानते हैं। तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? सर आइजक न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है और गैलीलियो गैलीली है। गैलीलियो गैलीली है, सर आइजक न्यूटन है और अल्बर्ट आइंस्टीन है। सबसे ज़्यादा वर्क न्यूटन का रहा है, इसीलिए लोग फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को ही कह देते हैं। आइए हम देखें अब यहाँ पर फिजिक्स के कितने ब्रांच हैं। फिजिक्स को मेनली 2 पार्ट में बांटा गया है। फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 ब्रांचेज में बांटा गया है। एक फिजिक्स को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा को कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स का 2 ब्रांच, फिजिक्स का 2 ब्रांच, एक को कहा गया है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को कहा गया है
मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत यानी हम उस फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं जो 1900 ईस्वी के पहले के फिजिक्स है, यानी बिफोर फिजिक्स बिफोर 1900 AD। 1900 ईस्वी के पहले के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, जबकि फिजिक्स आफ्टर 1900 AD 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, जबकि 1900 ईस्वी के पहले के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि अभी आप कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी हम 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। साइंस का डेवलपमेंट पहले बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, साइंस का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ था, साइंस का एरिया, साइंस का दायरा एक सीमित था। तो पहले के जो भी साइंटिस्ट थे बहुत सारे, वो बायोलॉजी भी जानते थे, जूलॉजी मतलब फिजिक्स भी जानते थे, बायोलॉजी भी जानते थे, मैथ भी जानते थे, ज्योग्राफी भी जानते थे। इसीलिए किसी साइंटिस्ट को फिजिसिस्ट नहीं कहा जाता था, यानी ओनली फिजिक्स के जानकार नहीं होते थे, बहुत सारे ब्रांचेस पर उनका कमांड हुआ करता था। इसीलिए पहले के साइंटिस्ट को फिलोसफर कहा जाता था, पहले फिलोसफर हुआ करते थे। आज साइंस का इतना डेवलपमेंट हो गया है, साइंस का इतना विकास हो गया है कि एक फिजिक्स पर किसी का कमांड नहीं हो सकता है, फिजिक्स के किसी एक चैप्टर पर नहीं हो सकता है। एक छोटा सा टॉपिक दिया जाता है, उस पर रिसर्च लोग करते हैं और डॉक्टरेट का उपाधि लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास हमने आज लिया, आप इसके बारे में अच्छी तरह से रूबरू हुए और आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।